Students, here your Vaishali ma'am, and today I am going to explain you chapter number 1, and the chapter name is Our Parliament Union Legislator. अब देखिए, इसमें सबसे पहले क्या समझना ज़रूरी है कि पार्लियामेंट होता क्या है। तो देखिए, पार्लियामेंट क्या है। पार्लियामेंट एक स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, जो लॉ बनाता है। तो अब आपको पता है हमारे इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है, हमारे इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट का वर्क क्या है कि लॉज को बनाना। अब देखिए, पार्लियामेंट का वर्क क्या होता है, लॉज बनाना। लेकिन सपोज जैसे ये तो आपकी पार्लियामेंट है सेंट्रल लेवल पर, लेकिन उनकी भी जो अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, तो यूपी की अलग पार्लियामेंट है आपकी, और दिल्ली की अलग पार्लियामेंट है, असम की अलग पार्लियामेंट होगा, ठीक है, पंजाब का अलग होगा। लेकिन जो उनका सेंटर है वो कौन है, यहाँ। तो देखिए, ये जो पार्लियामेंट है ये कौन सी पार्लियामेंट है, स्टेट पार्लियामेंट। और ये जो पार्लियामेंट है जो सेंटर में है, इसको क्या कहेंगे, यूनियन पार्लियामेंट। तो देखिए, यूनियन का मतलब ही क्या है, सेंटर की, हम केंद्र की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जितने भी लॉज बनाने का जो वर्क है वो कौन करता है, पार्लियामेंट। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं आज यूनियन लेजिस्लेटर की। तो सेंटर पर जो पार्लियामेंट है उसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज राज्यसभा, सेकेंड इज लोकसभा, एंड द थर्ड वन इज प्रेसिडेंट। सो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनियन पार्लियामेंट में 3 पार्ट्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। अब आप ये देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको क्या कहा जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन शॉर्ट MP। अब देखिए, MP क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो लोकसभा और राज्यसभा किस में आ रहा है, पार्लियामेंट में। तो मेंबर किसके हुए ये, पार्लियामेंट के। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शॉर्ट फॉर्म MP। अब देखिए, अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा और राज्यसभा का पार्ट नहीं है, मीन्स वो पार्लियामेंट में तो आता है लेकिन वो इन दोनों में से किसी का भी पार्ट नहीं है। अब देखिए, ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये क्या है, आपका पार्लियामेंट हाउस। मीन्स यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब यहाँ बैठकर क्या करते हैं, डिस्कशन होता है और कंट्री के लिए लॉज बनाए जाते हैं। इसको हिंदी में संसद भवन बोला जाता है। अब देखिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा। आपको 3 मैंने बताए थे, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या, लोकसभा। लोकसभा क्या है आपका, लोअर हाउस। अब लोकसभा के मेंबर्स को क्या कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शॉर्ट MP। अब देखिए, लोकसभा में क्या होता है, पूरी कंट्री को, जैसे आप देख रहे हैं इंडिया का मैप है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में 543 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब देखिए, इसको जब 543 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देख पा रहे हैं, गुड। अब देखिए, इसमें हर एरिया से एक एक लीडर इलेक्शन में खड़ा होगा। अब आपको ये तो पता है कि एक एरिया से बहुत सारे लीडर्स खड़े होते हैं, लेकिन इलेक्ट किसी एक को ही किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ से 5 लोग खड़े इलेक्शन में, लेकिन जीतेगा तो एक ही। तो जो जीतेगा वो क्या कहलाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जब ये इलेक्शंस होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, लोकसभा इलेक्शंस। ये हर 5 साल में एक बार होते हैं। और अभी रिसेंटली 2019 में लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे। देखिए, लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 हैं, जिसमें 530 आपके स्टेट्स के लिए हैं, 20 आपकी यूनियन टेरिटरीज़ के लिए हैं। और करंटली जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है इस टाइम वो कितनी है, 545। और 543 मैं आपको अभी ऑलरेडी मैप के थ्रू क्लियर कर चुकी हूँ कि कैसे इलेक्ट किए जाते हैं। अब बाकी के जो 2 वोट बने उन्हें कौन इलेक्ट करेगा, प्रेसिडेंट। जैसे कि कोई आर्ट में अच्छा है या स्पोर्ट्स में अच्छा है या किसी ने किसी फील्ड में अच्छा काम किया होता है तो उसको नॉमिनेट, वो जो 2 होते हैं उनको कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट। अब इसमें जो 543 जो सीट्स हैं वो उसमें से कुछ रिजर्व्ड है। रिजर्व्ड मीन सपोज किसी एरिया में कोई शेड्यूल कास्ट के लिए कोई रिजर्व्ड है तो उसमें से सिर्फ शेड्यूल कास्ट को ही इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। कोई शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है तो शेड्यूल
ट्राइब को ही इलेक्ट किया जाएगा फिर। तो 84 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है एंड 47 सीट्स किसके लिए रिजर्व्ड है? शेड्यूल ट्राइब। देखिए आप यहाँ दिख रहा होगा आपको, अब देखिए इसकी वोटिंग कैसे होती है। वोटिंग होती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू, जैसे कि मीन्स आपको 18 साल का होना ज़रूरी है। अगर आप सपोज 10th क्लास के 18 ईयर्स के नहीं है फिर तो इट मीन्स आप इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, वोट में खड़े नहीं हो सकते, आप वोट नहीं दे सकते। 18 ईयर्स से अगर आप ऊपर हैं तो ही आप वोट कर सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब देखिए इसमें इलेक्शन कैसे होता है कि पहले के टाइम में एक सीक्रेट बैलेट होता था कि उसमें पर्ची डाल देते थे जिसको भी हमें जिताना है। लेकिन अब के टाइम में क्या, अब जैसे धीरे धीरे आपको पता है टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, तो अब चेंजेस क्या हुए हैं उसमें। अब देखिए अब क्या आ चुकी है? ईवीएम्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब उसमें क्या होता है ये देखिए कि पार्टीज़ के पिक्चर्स लगे होते हैं, आपको सिर्फ वहाँ प्रेस करना होता है। तो जो वोटिंग हो रही है अब वो इलेक्ट्रॉनिक हो रही है। अब सीक्रेट बैलेट के थ्रू, पर्ची सिस्टम के थ्रू वोटिंग नहीं की जाती है। अब बात करते हैं हम क्वालिफ़िकेशन की। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपके एरिया में वोटिंग हो रही है, इलेक्शन है, और आप चाहते हैं कि आप इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी ज़रूरी है, अब हम वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, 25 ईयर्स आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, और आपका नेम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। अब देखिए वोटर लिस्ट क्या होती है? जब आपका एरिया में वोटिंग होती है तो एक लिस्ट बनती है, जब तक आपका उस लिस्ट में नाम नहीं होगा तब तक आप वोट नहीं दे सकते हैं। आपको पता होगा ये चीज़। तो जिसके नेम होते हैं लिस्ट में सिर्फ वही वोटिंग कर सकते हैं। अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपका वोटर लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है, भले वो किसी भी एरिया से हो। और आपके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं होना चाहिए, मीन्स आप इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, और आप किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब है सेंट्रल या स्टेट लेवल पर तो आप लोकसभा का मेंबर के लिए इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, और आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ आपका माइंड साउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई मेंटली आप बीमारी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए लोकसभा का जो टर्म है वो कितना है? 5 ईयर्स। अब देखिए सेंट्रल लेवल पर जो इलेक्शंस होते हैं वो होते हैं लोकसभा के, एंड जो स्टेट लेवल पर इलेक्शंस होते हैं वो किसके होते हैं? विधानसभा के। समझ आया? अब लोकसभा के इलेक्शन से क्या बनते हैं? हम किसको चूज़ करेंगे? MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एंड ऑल ओवर इंडिया हाउ मेनी पर्सन्स विल इलेक्ट? 543। और इनका लीडर कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा किस लेवल पर था? सेंट्रल लेवल, एंड दैट वन विधानसभा इज ऑन स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पर क्या इलेक्ट होता है? MLA। अब MLA जब इलेक्ट हो जाते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? CM मीन्स चीफ मिनिस्टर। अब यूपी में जब इलेक्शन हुए थे स्टेट लेवल के तो MLA चूज़ किए गए थे, और MLA ने का जो लीडर्स थे वो लीडर कौन बने उनके? CM कौन है? हमारे योगी जी। लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं एवरी 5 ईयर्स। अब देखिए लोकसभा का जो लीडर है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। अब हम बात करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की। अब देखिए लोकसभा के जो सेशंस होते हैं तो कोई ना कोई तो होने चाहिए ना रेगुलेट करने के लिए, मीटिंग्स अरेंज करने के लिए। तो स्पीकर का काम क्या होता है? ये चेक करना कि सब कुछ इजीली रेगुलेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। एंड करेंटली द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज सुमित्रा महाजन, और इसको क्या कहा जाता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। एंड करेंटली कौन है? सुमित्रा महाजन। अब देखिए स्पीकर के साथ और कौन होता है? डिप्यूटी स्पीकर। उसकी कब यूज़ होती है? सपोज स्पीकर नहीं आ पा रहा है तो उसकी जगह कौन लेगा? डिप्यूटी स्पीकर। कब नहीं आ पा रहा? जैसे कोई ट्रेजेडी हो गई या कोई इशू है, नहीं आ पाया, तो उसकी जगह जो भी वर्किंग होगी वो कौन करेगा? डिप्यूटी स्पीकर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, राज्यसभा, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। देखिए सेंट्रल पार्लियामेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। नाउ वी आर
वी विल स्टार्ट विद द पॉइंट राज्यसभा। अब देखिए राज्यसभा क्या है, राज्यसभा इज नोन एज अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब देखिए एक बिगेस्ट डिफरेंस, जो लोकसभा के एमपी एंड एमएलए होते हैं उन्हें कौन इलेक्ट करता है, कॉमन मैन, लेकिन राज्यसभा के जो एमपी और एमएलए हैं उसे कॉमन मैन इलेक्ट नहीं करता। अब देखिए राज्यसभा की जो इलेक्शंस होते हैं उसमें वोटिंग कौन करता है, एमएलए। अब देखिए आपको मैंने बताया था स्टेट पार्लियामेंट और सेंट्रल पार्लियामेंट। अब देखिए स्टेट पार्लियामेंट के भी दो हैं पार्ट्स, विधानसभा एंड विधान परिषद। अब देखिए सेंट्रल लेवल पर लोकसभा के करस्पॉन्डिंग क्या है, विधानसभा, और राज्यसभा के करस्पॉन्डिंग क्या है, विधान परिषद। अब देखिए यहाँ इलेक्ट कौन होते हैं, एमएलए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं जैसे यूपी में बहुत सारे एमएलए हैं, ठीक है, सपोज 100 एमएलए हैं यहाँ पर, उसमें से 20 एमएलए कुछ इलेक्ट करेंगे, उसमें से ये जो 20 एमएलए हैं वो कहाँ चले जाएंगे, राज्यसभा के मेंबर्स बन जाएंगे। तो इन शॉर्ट सपोज 100 एमएलए हैं तो 100 में से 20 की वोटिंग की जाएगी, इन्हीं 100 में से ये 20 कहाँ पहुँचा दिए जाएंगे, राज्यसभा में। तो टोटल जो नंबर है, मैक्सिमम नंबर है राज्यसभा का, वो कितना है, 250, जिसमें से 238 कहाँ से इलेक्ट किए जाते हैं, स्टेट से, और 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से, और 12 जो है वो कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट। वो आपको मैंने बताया था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, या फिर जैसे कोई गेम्स में, स्पोर्ट्स में कोई अच्छा है तो उसमें से प्रेसिडेंट उन्हें इलेक्ट कर लेता है, नॉमिनेट करता है। जनरली जो एमएलए है वो कहाँ से ज़्यादा आते हैं, जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उस स्टेट से ज़्यादा, अपने अपने स्टेट से जो राज्यसभा में मेंबर्स इलेक्ट होकर आते हैं वो ज़्यादा आते हैं, और जहाँ कम है वहाँ से कम इलेक्ट किए जाते हैं। अब इसमें जो 238 है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और जो 12 है उन्हें कौन नॉमिनेट कर रहा है, प्रेसिडेंट। एंड याद रखिएगा राज्यसभा में कॉमन मैन इलेक्ट नहीं करता है, उसमें इंटरनल वोटिंग होती है। देखिए क्वालिफिकेशंस क्या है, इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, 30 ईयर्स से एज कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्वालिफिकेशंस आपकी टाइम टू टाइम लॉ अगर कोई आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद राज्यसभा के अंडर जितने भी एमपी होंगे उनका टर्म 6 ईयर्स का होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट। अब देखिए आपको पता है ना कि यूनियन पार्लियामेंट में क्या आता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो अभी हम किसकी पावर्स एंड फंक्शंस की बात करेंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। यूनियन पार्लियामेंट क्या होता है, जो सेंट्रल की पावर्स है। अब देखिए आपको पता है यूनियन पार्लियामेंट का क्या वर्क होता है, लॉ बनाना। अब देखिए हमारी कंट्री में 3 तरीके की लिस्ट होती हैं। फर्स्ट लिस्ट इज यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। अब जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि हर स्टेट की पार्लियामेंट होती है। अब जैसे पूरे इंडिया की पार्लियामेंट क्या है, वो सेंट्रल पार्लियामेंट है, उसका यूपी की अलग, बिहार अलग, राजस्थान अलग। तो हमारी कंट्री में 3 लिस्ट हैं, यूनियन, कॉन्करेंट एंड स्टेट लिस्ट। अब पार्लियामेंट का वर्क क्या होता है, लॉ बनाना। अब देखिए यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं, अब यूनियन लिस्ट में आपका आता है डिफेंस, सपोज मनी, तो इनसे रिलेटेड जितने भी लॉज बनेंगे वो कौन बनाएगा, ये यूनियन। अब स्टेट में जैसे पुलिस के बारे में कुछ करना है तो कौन बनाएगा लॉ, स्टेट। क्लीनिंग के ऊपर देखना है तो स्टेट, रिवर की सफाई देखनी है तो वो स्टेट हो गया, वुमेन सेफ्टी देखना है तो स्टेट लिस्ट में आएगा वो। तो ओवरऑल क्या है, कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर सेंट्रल पार्लियामेंट लॉ बनाती है, कुछ सब्जेक्ट्स पर स्टेट लिस्ट। अब देखिए जिन सब्जेक्ट्स पर लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी वो किसके अंडर आ रहे हैं, स्टेट लिस्ट के। एंड जिन सब्जेक्ट्स पर लॉ पार्लियामेंट बनाएगी, सेंट्रल पार्लियामेंट, तो वो किसके अंडर में आएंगे, यूनियन लिस्ट के।
अब देखिए क्या रह गया हमारा मिडिल वन, कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट मीन्स क्या हो गया आपकी कॉमन लिस्ट, जिसमें यूनियन पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है एंड स्टेट लिस्ट भी लॉ उसमें बना सकती है। तो ये यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट किसके अंडर आ रहा है, कॉन्करेंट लिस्ट। मीन्स ये कॉमन है कि इसमें या तो यूनियन पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है और स्टेट पार्लियामेंट भी। फॉर एग्जाम्पल हमने वुमेन टॉपिक लिया तो इस पर यूनियन भी बना सकता है लॉ और स्टेट भी बना सकता है। एंड सपोज कॉन्करेंट जो लिस्ट है उसमें भी वुमेन है एंड स्टेट लिस्ट में भी वुमेन है और दोनों ने लॉ बना दिया है और यूनियन पार्लियामेंट से भी लॉ बन गया है, तो जो पावरफुल जो होगा वो लॉ कहाँ का होगा, यूनियन पार्लियामेंट। इसमें ये ज़्यादा पावरफुल होगा लॉ, बिकॉज सेंटर के पास पावर ज़्यादा है। तो अगर कभी भी लॉज क्लैश हो जाते हैं तो सेंट्रल की पावर्स ज़्यादा पावरफुल मानी जाती हैं। अब देखिए बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। तो सपोज़ हमें कोई लॉ बनाना है रिवर्स के ऊपर, तो कौन बनाएगा, स्टेट लिस्ट। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, अब देखिए इमरजेंसी भी दो टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी नेशनल इमरजेंसी और एक होती है आपकी स्टेट इमरजेंसी। तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी इमरजेंसी लग जाती है तो ये जो लॉ है वो कौन बनाएगा फिर, यूनियन पार्लियामेंट। क्यों, क्योंकि वो सेंट्रल पार्लियामेंट है हमारा। नाउ नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस। अब एग्जीक्यूट का मीन्स क्या होता है, एग्जीक्यूट करना मीन्स जो प्रोग्राम बनाए गए उन्हें इम्प्लीमेंट करना। इसमें क्या देखा जाता है कि गवर्नमेंट ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। सो इन इंडिया द प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट डिपेंड्स अपॉन पार्लियामेंट्री अप्रूवल and the government is answerable to the Lok Sabha. Members of the parliament have the right to ask questions about the actions of the government. If a vote of no confidence is passed against the council of ministers by the Lok Sabha, then it has to resign from its office. So what is vote of non-confidence? So vote of non-confidence means if an opposition party is not satisfied with working of ruling party, they can bring vote of no confidence in the house, and if it is passed, the government has to resign and the house is dissolved. राज्यसभा के जितने भी MP होंगे उनका जो टर्म ड्यूरेशन है वो कितना होगा, 6 years। सो मीन्स ये कभी डिज़ोल्व नहीं होगा। इसको क्या है, ये परमानेंट हाउस। अब देखिए लोकसभा जो है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो सकता है, लेकिन जो राज्यसभा है वो पूरी तरीके से कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मीन्स हमेशा कुछ ना कुछ मेंबर्स वहाँ रहेंगे और इसमें हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड हो जाते हैं। अब इसका मेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए लोकसभा में कौन था, स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लेकिन राज्यसभा में कौन है, वाइस प्रेसिडेंट। इसकी मीटिंग में कौन बैठता है, वाइस प्रेसिडेंट। सेशन 1 साल में 2 बार होते हैं। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैव द राइट टू मूव एन एडजॉर्नमेंट मोशन। दिस मोशन इज टू डिस्कस एंड फोकस ऑन एनी मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, and the members can keep a check on the functioning of the various ministers and their departments by discussing government policies and by questioning the ministers. Now next come to the financial powers and functions of Union Parliament. So the first power is enactment of budget, and the second power is scrutinize the performance of government financial spending, and this is one of the post budgetary control of financial powers. Next is constitution power. So the only parliament is empowered to start the proposal for amendment of the constitution. A bill for amendment can be initiated in any house of the parliament. So it can be initiated either in Lok Sabha or in Rajya Sabha. And based on majority requirement, there are 3 types of bill parliament can initiate for constitutional amendment. First is simple majority, a majority of members present and voting in each of the house. Second is special majority, so majority of the house and 2/3 of members present and voting in each of the house. And the last is special majority and half of state legislators
So special majority in each house and at least half of the state legislators should give consent to the bill. Now let's discuss about the judicial powers and functions of Union Parliament. So Parliament has the power to impeach the President, Vice President, Judge of Supreme Court or High Court. And the last is electoral powers and functions of Union Parliament. So elected members of Parliament and state assemblies participate in the election of the President. Next is members of Parliament participate in elections of Vice President, and third is Lok Sabha elects its Speaker and Deputy Speaker. Parliament also elects members of various parliamentary committees. We all know that in the month of February, government presents the annual financial statement or the budget, which is simply a money bill. So to understand that how budget is passed, how budget is presented, we must understand first how a bill becomes an act. So firstly we will understand the different stages of the bill. So what is a bill? Bill is simply a legislation which becomes an act for every new law passing from both the houses. For every new law, a bill is first introduced. Upon passing both the houses, becomes an act. Now the different stages of the bill. First of all, bill is introduced in the house. For money bill, it will introduce only in Lok Sabha, and for other bills, it will be introduced either of the house. This introduction can be made by a minister, then it is called government bill, or by member of the parliament, then it is called a private bill. For introduction, the member of the in charge of the bill must leave of the house, means he or she firstly have to take the permission, and when he leave the house, the permission to publish the bill must be important. And in the second reading, the bill is examined carefully, clause by clause, point by point, and after that bill is sent to selected committee of that house, and in the third stage the bill is discussed thoroughly and put to vote, means how many members are agree with this bill, and if it is passed then it is sent to other house, and in the other house same procedure is followed, like the bill is discussed as a whole and put to vote, and when the bill is passed by both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, after that it is sent for the president's approval, and after approval and after the notification, the bill becomes an act. Next, what is ordinance? When both houses of parliament means Lok Sabha and Rajya Sabha, they are not in session, and the president is satisfied that a situation has come that needs immediate action, means a emergency or a like president needs some declaration, that the president may announce an ordinance. So students, hope you are easily able to understand this video chapter explanation. So I hope you guys are easily able to understand this chapter explanation, and now I just want to ask some questions. So the first question is, which type of country is India? Yes, India is a democratic country. Can you please tell me what is democratic country? Yes, democratic country is a country in which citizens participate in decision making process of government. Correct. Next is, what is the role of president in passing bill? Yes, President of India firstly gives his assent in the bill, and if he disagrees, no bill can become a law without his approval. Correct. Guys, can you tell me what is this? Yes, Parliament House, and its Hindi name is Sansad Bhavan. So the next question is, what are the qualifications for the member of Rajya Sabha? Yes, citizen of India, not less than 30 years of age, not to be a proclaimed offender,
Not to be bankrupt. Correct. What is the term of Lok Sabha? Yes, the term of Lok Sabha is 5 years. So I hope you like this video. Thank you so much. Stay safe, stay home.